ऑलरेडी हो रहा है, ठीक। ओके जी, नाउ वी आर कमिंग बैक टू, अभी हमारी गुफ्तगू एक्सरसाइज का मकसद ये था कि ये बैंकिंग का जो कानून है, रिकवरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ब्रैकेट में रिकवरी ऑफ फाइनेंसेस ब्रैकेट क्लोज ऑर्डिनेंस 2001, उसके अंदर जो कि बैंकिंग का मेन कानून है, उसके अंदर बात यह है कि वकील के पर्सपेक्टिव से आप उस कानून को कैसे पढ़ते हैं और वो आपको क्या बता रही है कि जी आपकी प्लेंट के अंदर क्या लिखना है। कानून की हमने सिर्फ अभी हेडिंग्स पढ़ी और चंद सेक्शंस पढ़े, तो अब वो पढ़ने के बाद अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सलाम सर बताइए कि सबसे ऊपर आपके दावे के ऊपर क्या लिखेंगे? व्हाट इज द, बिल्कुल टॉप के ऊपर आपकी प्लेंट में क्या होगा? वर्ड भी खोल लेते हैं साथ। नहीं, मैं सलाम साहब से पूछ, क्या लिखोगे यार ऊपर? नहीं, सबसे ऊपर टॉप, सबसे ऊपर क्या लिखते हैं? बैंकिंग कोड जो भी होगा, इन द बैंकिंग कोड ऑफ लाहौर, सेक्शन 2 के अंदर जरा गौर से देख लीजिए बैंकिंग कोड क्या है। फाइनेंशियल नहीं, 2 पढ़ो भाई। और नहीं यार, इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, केड़ा बैंकिंग कोड? लाहौर के अंदर तो 2 बैंकिंग कोड है, मुझे पता है, एक हाई कोर्ट के अंदर है और हाई कोर्ट के सामने अक्रॉस द रोड एक बैंकिंग कोड अलग बनी हुई है। बैंकिंग कोड वो वाला बैंकिंग कोड है जो कि बैंकिंग कोड वो वाला बैंकिंग कोड है जो कि सेक्शन 5 के बिलीव के तहत एक बनता है, या फिर हाई कोर्ट अगर 5 करोड़ से ऊपर है। आप प्रॉबेबली आउट ऑफ डेट कानून पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल में शायद 5 से अब ज्यादा बढ़ गया हुआ है। कहाँ पे? हाँ, 5 करोड़ है, सॉरी एक सेकेंड। बैंकिंग कोड के अंदर अगर 2B देख लें तो 50 मिलियन लिखा हुआ है, अमेंड किया हुआ। फिर भी आप जमा करवाने से पहले चेक कर लें तो ऊपर लेट्स अज्यूम कि हमारा 3 करोड़ का मुकदमा है, तो इन द बैंकिंग कोड लाहौर, अदरवाइज आप लिखेंगे इन द बैंकिंग कोड कॉमा लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, ठीक है। नीचे आप साथ ब्रैकेट में डाल देंगे केड़ा मामला है, ये एक तरीका लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंकिंग ज्यूरिसडिक्शन। दूसरा तरीका ये है कि आप आगे जाके लिख देंगे सूट नंबर इतना ऑफ 2014। अब और उसके बाद क्या लिखा जाता है? पार्टीज नेम आ जाए लेफ्ट, तो नाम बता दें क्या? हाँ, हमजा व्हाट? हमजा म्यो, सन ऑफ हाँ मोहम्मद इब्राहिम। मैं वही पूछ रहा हूँ कि प्लेंटिफ का बैंक की तरफ से करता है ना, तुम्हारे पे मुकदमा हो रहा है, ठीक है। तो कौन से बैंक से करवाएं? कौन सा? नेशनल बैंक पाकिस्तान। पूरी कौम के तुम मकरूज हो। पाकिस्तान विद रजिस्टर्ड पाकिस्तान लिमिटेड पूरा नाम है मेरे ख्याल में, NBP नहीं है ये, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, रजिस्टर्ड कंपनी with registered office at such and such through such and such। ये relevant आगे जब आप सेक्शन 9 पढ़ेंगे उसके लिए होगा। वर्सेस ये आपने लिख दिया राइट प्लेंटिफ, प्लेंट है ना भाई, दावा हो रहा है, सूट हो रहा है, इसलिए करके अगर पिटिशन होती तो फिर वो होता वर्सेस ये मेयो इब्राहिम रेजिडेंट ऑफ, ये एक आ गया, पूरा एड्रेस लिखेंगे आपका जो आपका आईडी कार्ड में होगा। इसके साथ साथ आपके भाई साहब ने भी बीच भाई है आपके, नाम बताइए। इस्माइल मेयो के ऊपर भी हम कर रहे हैं, जो भी पूरा नाम है, सन ऑफ मोहम्मद इब्राहिम रेजिडेंट ऑफ सच एंड सच, उनके ऊपर कर दिया। उन्होंने लोन नहीं लिया लेकिन उन्होंने इनकी गारंटी साइन की हुई है, ठीक है। या और माजरत के साथ वालिद साहब का क्या नाम है? मोहम्मद इब्राहिम, सन ऑफ, दादा का क्या नाम था? माला सारा खानदान यहाँ पे बीच में देखो आ गया।
बट अब 3 करोड़ रुपए भी तो लिए थे ना वापस। ये हैं वालिद साहब ने गारंटी नहीं साइन की हुई, लेकिन उन्होंने एक अपनी प्रॉपर्टी, उन्होंने कहा कि बेटा दफ्तर बना रहा है तो मैं 3 करोड़ के लिए उसके लिए करना है, तो उन्होंने अपने घर को भी आपके रैन कर दिया वो, राइट। तो ठीक है, मॉर्गेजर आ गया। तो अब यहाँ पे आ गए, ये कौन है सारे, ठीक है। सो हेडिंग में आप क्या लिखेंगे, बैंक की तरफ से अगर आए, सूट फॉर रिकवरी ऑफ रुपीज 3 करोड़ एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स अगेंस्ट। इसको बेहतर हम बाद में करेंगे, अभी मैं आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रहा। 3 करोड़ की जगह मतलब 30 मिलियन यहाँ पे नंबर्स में नहीं लिखेंगे? आपकी मर्जी, आप वर्ड्स में भी लिख लो। मसला ये कि गलती ना हो अमाउंट लिखने के लिए अगेंस्ट द डिफेंडेंट्स। और मॉर्गेज का आई एम नॉट डूइंग अ वेरी सोफिस्टिकेटेड जॉब। अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी हुई है तो उसके लिए भी आप एक अलग भी इसमें हेडिंग में लिखेंगे, लेकिन अभी सादा ही रखते हैं, बिकॉज आपको मेरा मकसद बैंकिंग का सूट बना के नहीं सिखाना। मेरा मकसद है कि आपको मैं कानून कैसे पढ़ते हैं। अब आ जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेक्शन 9 पे। सेक्शन 9 आपको क्या बता रहा है कि आपने प्लेंट के अंदर क्या क्या चीजें लिखनी है। नहीं, सेक्शन 9 पूछ रहा हूं भाई, सेक्शन 9(1) से आगे भी जाना ही नहीं हमने। 9(1) में पूरी की पूरी प्लेंट का लिखा हुआ तकरीबन सारी चीजें। अगर तो इंस्टीट्यूशन की तरफ से है तो वो इंस्टीट्यूशन लिखेगा कि कितनी अमाउंट। पहला पैराग्राफ क्या है यार, मुझे बता दो पहले। हाँ, बैंक का नाम है यहाँ पे, वहाँ पे वो तो लिखा हुआ है, नहीं गलत। पहला पैराग्राफ में क्या लिखना है, ये जादुई अल्फाज हैं, ये आपको बता रहे हैं कि आपने अपनी प्लेट में क्या क्या चीजें लिखनी हैं। ये आपकी एक रेसिपी। और नहीं यार, पहला पैराग्राफ पढ़ के लिखा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं गलत है, डिफॉल्ट पहले ही आ जाएगा यार। नहीं, पहले करके ये नहीं। You first paragraph is that the plaintiff is a financial institution under the meaning given to it under section 2 subsection सेक्शन 2 भाई 2A1 के तहत ये हो गया। तो पहला आपको इस कानून ने बता दिया कि प्लेंट के अंदर पहला पैराग्राफ ये है। आपने प्लीड नहीं किया, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो कहेंगे अब मैं सामने से ऑब्जेक्शन लूंगा कि दे नॉट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड थ्रू एविडेंस, सिंस यू नॉट प्लीडेड इट, आपके खिलाफ लीव ग्रांट हो जाएगी। दूसरा पैराग्राफ क्या होगा, इट ऑल्सो इज टेलिंग यू, वो तो नॉर्मल वो ठीक है, तो वो पहले में ही लिख दिया, आगे चले। और नहीं यार, नहीं यार, कौन, तुमने तो अपना बताया। अगला कस्टमर का, ही हैज टू बी अ कस्टमर फॉर यू टू करके, और ये यहाँ पे ट्रिकी हो जाता है दैट डिफेंडेंट नंबर 1, 2, 3 आर कस्टमर्स अंडर द मीनिंग ऑफ सच एंड सच। वो कहेंगे कि कस्टमर पे हो तो होगा नहीं, या भाई नहीं है, भाई कहां से कस्टमर हो गए, पैसे तो उसको दिए हुए। तो उसके लिए आपका वकील का कान और ज़हन ऑन होता है, कस्टमर की क्या डेफिनेशन है। सो टेक अ लुक एट इट एंड यू नीड टू बी क्लियर अबाउट के बाप और भाई बीच में इसमें आएगा कि नहीं। इज ही अ कस्टमर और नॉट, कैन ही बी सूड, हाउ कैन ही बी सूड, वो सी के अंदर कस्टमर की उसके अंदर डेफिनेशन में जाए। So you have to plead to bring the father and the son in as well. He is a customer person whom finance has been extended within or outside Pakistan and includes a person on whose behalf, बाहर भी हो तो यहाँ पे कर सकता दावा, and includes a person on whose behalf a guarantee of letter or guarantee आगे दी गई है। अब इसके अंदर हैज एनी फाइनेंस बीन एक्सटेंडेड टू हिज फादर और हिज ब्रदर, एन अग्रीमेंट,
और वो मुझे वो कि उसको कहते हैं बैंक उसके ऊपर डिफॉल्ट कर देता है, तो मैं क्या यहाँ पे बैंकिंग कोर्ट में उनके खिलाफ जमा करवा सकता हूँ दावा? यस जो कह रहा है वो क्यों, और जो नहीं कह रहा है वो क्यों कह रहा है? हाँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो, ही इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आई हैव गिवन हिम, आई हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद हिम। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि 9 के अंदर अगर आप गौर से पढ़ें तो लिखा हुआ है इट हैज टू बी रिलेटेड टू अ फाइनेंस। नो फाइनेंस वाज इन्वॉल्व्ड इन दिस पर्टिकुलर थिंग, इट वाज अ रेंट एग्रीमेंट, दैट इज व्हाई इट डजंट फॉल विद इन दिस ज्यूरिसडिक्शन। समझ आई? सो ये आपको ये भी बता रहा है कि कौन इसके अंदर आता है और कौन इसके अंदर नहीं आता। इनके भाई साहब और वालिद साहब इसलिए बीच में आते हैं क्योंकि इट्स रिलेटेड टू अ फाइनेंस। ठीक है, ये जो एक्सटेंस है गारंटर और मॉर्गेजर की जो लाइबिलिटी है उसके ऊपर आप रिसर्च करेंगे कि जी आनी चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए इसमें, इज ही टू बी ट्रीटेड एज अ कस्टमर और नॉट, बिकॉज फाइनेंस तो उनको तो नहीं मिली। हाँ ठीक है, कहाँ पे? नहीं, प्लेंट में मैंने जिक्र किया है, सवाल ये है कि मैं उनको सू कर सकता हूं कि नहीं? तो किया हुआ है बट कानून के अंदर नहीं लिखा हुआ, मैं उनको कैसे पार्टी बना सकता हूं? और डिफेंस यू विल कम, डज सेक्शन 9 से, वेयर डज इट से इट इंक्लूड्स द गारंटर? ऑन हुज बिहाफ अ गारंटी, कि बैंक ने गारंटी दी हुई है किसी तीसरे बंदे को जिसके बिहाफ के ऊपर। यहां पे तो नहीं है, यहां पे तो आपके वालिद साहब कह रहे हैं कि मैं अपने बेटे के लिए गारंटर हूं, तो हाउ डज ही बिकम अ गारंटर, कस्टमर सॉरी। और सूट के मुताबिक 9 के तहत सिर्फ वही हो सकता है। नाउ देयर आर आर्ग्यूमेंट्स, आई नो द आंसर्स टू दीज क्वेश्चन, बट ये वाले सवाल आपके जहन में डिफेंसेस आने चाहिए और फिर आप इस पे जजमेंट जाके देखेंगे। हाउ इज इट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखेंगे शायद, जिसके अंदर गारंटर्स के बीच में लाइबिलिटीज का लिखा हुआ है कि देयर टू बी ट्रीटेड एज द सेम वे, क्या वो इसके अंदर रीड इन होगा कि नहीं सेक्शन 9 में। सो अच्छा जो वकील है वो ये पढ़ के सेक्शन 9(1) से आगे जाने की आज हमें 3 घंटे के लिए जरूरत ही नहीं है। फाइनेंस किस क्या चीज होगी, क्या पैसे उसमें इन्वॉल्व नहीं है मेरे रेंट के मुआवजे के अंदर? व्हाट अबाउट कैन 2 कस्टमर सू ईच अदर? एक ने दूसरे को चेक दिया भाई, why does he have to go to banking court? What happens about it? Does this allow 2 customers to sue each other? No, banking court के अंदर can a customer sue a financial banking नहीं financial institution? Yes. वो दोनों ऑप्शंस उन्होंने दी हुई हैं, राइट? सो 9(1) के अंदर आपका पूरे का पूरा, मैं आपको कह रहा हूं शुरू में झटके के अंदर लेवल के अंदर 3 मिनट के अंदर आपने सारा कानून पढ़ डाला कि सिर्फ आपने हेडिंग्स पढ़ डाली हैं और उससे आपको पता चल जाए अंदर की होता है, लीव टू है, अपील भी है, ये भी है, बैंक अपनी प्रॉपर्टीज भी बेच सकता है। बट जितनी तय में जाओगे अपने आप को ये सवाल करोगे कि की हो रहा है, की हो रहा है, की हो रहा है, और इसको इस्तेमाल करके हर दफा नया मुकदमा आएगा तो आपको पता चलेगा कि यार ये वाली चीज मैं इधर ले जा सकता हूं कि नहीं। सो रुक जाइए, यहां पे ये हुआ, पहला पैराग्राफ हो गया, चलो एड्रेस वाला लिख दिया, दूसरा पैराग्राफ हो गया कि I've never understood कि वैसे बाय द वे कि पहले पैराग्राफ में क्यों लिखा जाता है कि जी द एड्रेस इज गिवन, द एड्रेस इज दे दिया। नहीं, लिखने की जरूरत ही नहीं। क्या व्हाट्स द पॉइंट, आपने लिख दिए हैं, डू यू हैव टू रीअसर्ट के एग्रीमेंट के अंदर कि जी इनके हमने पत्ते ऊपर दे दिए हुए तो दे तो दिए हुए। मतलब मैंने जो भी टेम्पलेट्स पढ़े उनके से आई नो, बट यू टू माय माइंड आई हैव नेवर सीन द पॉइंट। पर्पस बताने के लिए किस पर्पस के लिए ऊपर मेंशन किया ਹੋਰ किस वास्ते लिखे हुए ने ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ एड्रेस वगैरह? टू माय माइंड इट इज यूजलेस पैराग्राफ, बट चलें लिख लें। कमिंग टू द मोर इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, यू हैव टू इस्टेब्लिश, ये ओपन सेसमी है, क्या क्या एलिमेंट्स होंगे तो डिश प्रॉपर्ली बनेगी। एक है कस्टमर होना लाजमी है, दूसरा पैराग्राफ आ गया कि वो फाइनेंशियल, पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूं मैं, दूसरा कस्टमर हूं अंडर द मीनिंग ऑफ सच एंड सच ऑन द बेसिस ऑफ सच एंड सच डॉक्यूमेंट, तीसरा क्या है 9 के ऊपर फिर आ जाओ वापस। तो ये आप कहेंगे कि अ फाइनेंस वाज गिवन टू हिम जिसकी वजह से इट फॉल्स विद इन दिस ज्यूरिसडिक्शन, सो यू हैव टू लिस्ट आउट द फाइनेंस एज वेल। वो तो फिर
की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं 9(1) के अंदर भी है ना यार, 9(1) अगर और से पढ़ो ठीक है। सो Default के बारे में आप हाँ बताइए। नहीं डिफॉल्ट आगे आएगा भाई। आप कहेंगे कि जी हमारी रिलेशनशिप इन रिलेशन टू अ फाइनेंस वाज फॉरवर्डेड टू दिस जेंटलमैन, नाउ देन यू विल से दीज एग्रीमेंट्स वर एंटर्ड इनटू, देन यू टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन। अगर आप इसमें गौर से देखें तो सेक्शन 3 ड्यूटी के अंदर उसके अंदर ऑब्लिगेशंस में भी लिखा हुआ है उसका ब्रीच हुआ है कि नहीं। ऑब्लिगेशन, उसके बाद ऑब्लिगेशन के बाद रिक्वायरमेंट्स क्या थी, कौन से डॉक्यूमेंट किए, और फिर अगले पैराग्राफ में क्या लिखोगे, डिफॉल्ट। ये सारे जादुई अल्फाज हैं, आपने अपनी बोंगी और लैंग्वेज, नो वन इज इंटरेस्टेड इन, यू हैव टू से दिस इज टेलिंग यू व्हाट यू आर सपोज्ड टू ऐड टू दिस डिश। This is telling you 9(1) is basically saying where a financial institution, a customer commits a default in fulfillment of uski obligation with regards to any finance, the financial institution, as the case may be a customer, may institute a suit in banking court by presenting a plaint. ये बताता है कि सूट होगा और प्लेंट बनेगी, सो plaintiff not petitioner, because it says so, which shall be verified on oath। यानी ये भी बता रहा है कि उसके नीचे एंड में जो वेरीफाई ऑन ओथ किया जाता है वो भी लाजमी है, आपने करना है। कौन सा, और इन द केस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय ब्रांच मैनेजर, यानी जब आप बैंक का जिक्र कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, तो ब्रांच मैनेजर इसको साइन करेगा। तो लिखना जरूरी है कि मैं साइन थ्रू, जो ऊपर लिखा हुआ ना था कि इट्स बीइंग साइंड थ्रू मिस्टर सच एंड सच, उसका नाम और उसकी डेजिग्नेशन ब्रांच मैनेजर लिखना जरूरी है। या फिर आगे क्या लिखा हुआ, और सच ऑफिसर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज मे बी ड्यूली ऑथराइज्ड बाय पावर ऑफ अटर्नी या बोर्ड रेजोल्यूशन अदरवाइज लिखा हुआ है, वो लिखना और लगाना जरूरी है। नहीं लगाएंगे और लिखेंगे नहीं तो इसी ग्राउंड के ऊपर लीव ग्रांट हो जाती है, और आपका मुकदमा जो बैंकिंग का 6 महीने में डिसाइड होना चाहिए था 5 साल तक लंबा हो जाता है, एविडेंस में मामला चला जाता है। सो समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि कानून आपको चीख के बता रहा है कि भाई लिखना क्या है। आपका काम है कि कान और आंखें खोलें या ना खोलें। ये चीज जो आप अभी पढ़ रहे हो, इसको इस अंदाज से कानून को देखोगे। आज आपकी स्किल डेवलपमेंट में बैंकिंग पे लेक्चर नहीं दे रहा, उसके ऊपर अलग ऑनलाइन मौजूद है। मैं आपको वो तरीका सिखा रहा हूं कि जिसके साथ आप आज उठेंगे, आप जाके आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ें, आज उठ के जाएंगे तो यू विल बी एबल टू ड्राफ्ट रिट पिटिशन। आज आप ये वाला तरीका, इंजर पिंजर अलहदा करने वाला जो मेरा तरीका आप सीखेंगे, तो इफ यू वांट टू फाइल किसी चीज का कोई भी प्लीडिंग इन लाइफ, रेंट का कानून में आपने अगर बीच में जमा करवाना है करके, तो वो भी आप वहां से अल्फाज उठाएंगे। क्या वहां पे सूट लिखा हुआ है, पिटिशन लिखा हुआ है, एप्लीकेशन लिखा हुआ है, ये सारी चीजें वहां से आपको पता चल जाएंगी। सो हाँ, आप लोगों के प्रेसिडेंट्स की नकल मार के तो कर सकते हैं, मगर आज आपको मैं बैंकिंग नहीं सिखा रहा, मैं वो तरीका सिखा रहा हूं कि कानून को पढ़ना कैसे है, और खास तौर पे वो चीजें कि जिससे मुकदमा कैसे बनाना है वो पढ़ना कैसे है। सो इट इज ऑल अबाउट, दिस इज द पॉइंट ऑफ दिस एक्सरसाइज कि इसके मुताबिक आप एक बैंकिंग सूट बनाने की कोशिश करें। इट हैज टू यूज द वर्ड ऑब्लिगेशन, it has to use the word default, it has to use word finance, loan नहीं, it has to use the word bank नहीं, क्या it has to use the word कि उसको कहते हैं borrower नहीं, क्या customer, because these are magic words and you need to define them, don't use your own language, अदरवाइज यू विल हैव टू प्रूव थ्रू एविडेंस कि वो उसके अंदर आता है कि नहीं, और लीव की चीज उड़ जाएगी। राइट अगले पैराग्राफ्स के अंदर क्या लवाजमात हैं, इसके साथ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लगेगा, बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस, ये आपको ये भी बता रहा है कि इसके साथ वो कानून भी पढ़ना है। बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 4 सेक्शन है, आधे सफे पे भी नहीं आता, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो साथ लगती है वो सर्टिफाइड होती है। राइट सो मुझे ये बता दीजिए कि ब्रांच मैनेजर की पावर ऑफ अटर्नी साथ लगानी जरूरी होती है।
या बोर्ड रेजोल्यूशन कहाँ कैसे कहाँ पे लिखा हुआ है? 9(1) का आखिरी लाइन कहती है क्या कहती है? ड्यूली ऑथराइज्ड मे बी ड्यूली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय पावर ऑफ अटॉर्नी और अदरवाइज, मतलब या पावर ऑफ अटॉर्नी तो पीछे पढ़ लीजिए, क्या ब्रांच मैनेजर का लिखा हुआ है कि ब्रांच मैनेजर का होना चाहिए? फाइनेंशियल नो यार, वो उसको आप इस तरह पढ़ते हैं और जजमेंट्स वगैरह कहती हैं ब्रांच मैनेजर हैं तो यू डोंट नीड अ पावर ऑफ अटॉर्नी, या फिर अगर आप सच अदर हाँ सर कोई फर्क है क्या ब्रांच मैनेजर या अदर? वो लिखा हुआ है जो और अदर जो बंदा होगा उसकी ऑथराइजेशन साथ लगानी होगी। ब्रांच मैनेजर आप अपने आप को कह देते हैं एंड यू आर द ब्रांच मैनेजर, यू डू नॉट रिक्वायर अपनी ऑथराइजेशन और पावर ऑफ अटॉर्नी, फिर भी हम साथ लगा देते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल आप लगाने भूल जाएं तो ये कानून आपको इसको 2 टुकड़ों में आप पढ़ सकते हैं। यू कैन रीड दिस एक्ट एज सेइंग branch manager as may be duly authorized in this behalf of by power of attorney or otherwise, but this is not what it is saying. It is saying कि ब्रांच मैनेजर कर सकता है या वो बंदा कर सकता है जिसको ऑथराइज किया गया हो अलहदा। It is presuming that the branch manager, it is saying that the branch manager is authorized to file it as of right under the law. फिर मैं आपको बता रहा हूं कि इट इज एन आर्ग्यूमेंट दैट यू कैन रेज। आप डिफेंडेंट की तरफ से उसने पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं लगाया, आप ये लिखेंगे कि इसने पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं लगाया और इस कानून को इस तरह पढ़ा जा सकता है। इट बेसिकली मीन्स कि उसका भी लगाना जरूरी है, उसकी ऑथराइजेशन लगानी चाहिए। मैं लगाता हूं बट आई कैन डिफेंड अ केस ऑन दिस कि उसकी जरूरत नहीं है। मैं दिखा रहा हूं कि इसमें समुंदर मौजूद है कि आप टुकड़ों को अलग-अलग पढ़ते कैसे हैं। And you might want to add the power of attorney and the documents ताकि the question doesn't arise. I'm sure the branch manager has some authorization, ये सारी की सारी चीजें उसके ऊपर लिखा होगा, बट कानून भी उसको अलाउ करता है, इस पे जजमेंट्स मौजूद हैं। So once again देखने में इसमें क्या बात है, आपको मल्टीपल चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं। अच्छा, क्रेडिट कार्ड वाला आएगा, एलसी के केसेस इसमें आएंगे, गारंटी के केसेस इसके अंदर क्या आएंगे, किस किस्म के डिफॉल्ट्स इसके अंदर आ सकते हैं। रेंट का क्लियरली नहीं आ रहा, कस्टमर पे नहीं कर सकता, तो ये ऑप्शंस परमिटेशंस आपने देखने, राइट। आगे बैठ के इन्होंने लिखा हुआ है प्लेंट एज द केस ऑफ द सूट में भी शल स्पेसिफिकली स्टेट 9 के अंदर द अमाउंट ऑफ फाइनेंस अवेल्ड फ्रॉम, नहीं ये कौन सा, एक सेकंड, 9 के अंदर, हाँ 9 में लिखा हुआ है कि अब उसने कितने आपसे पैसे लिए, एक टेबल बना लें। सो मैं नॉर्मली एवरीथिंग ना सिर्फ 9(3) का बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट 9(1) में था, 7 क्या लगेगा, उसके बाद अमाउंट क्या लिखना है, उसने कितने वापस किए हैं, कितने वापस देने हैं, ये सारी की सारी चीजें आप स्पेल आउट करेंगे। प्रोविजन ऑफ सीपीसी सेक्शन शैल नो हैव एप्लीकेशन, प्लेंट वगैरह, ये सारी की सारी सेक्शन 10 आप जाके पढ़ेंगे। जो आप करेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स थ्रू द, अब इसके अंदर तामील का भी प्रोसेस लिख दिया हुआ है, सर्विस करवाने का, पार्टीज को बुलवाने का। इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब हम पहले वो लोन वाली बात कर रहे थे कि मैंने किसी को लोन दिया और किसी को कहा, तो मैंने आपको ये कहा था कि वहां पे क्या आप वहां पे कह देंगे कि यार उसको पैसे दे दो वगैरह, या कोई इस तरीके से। पढ़ें जरा थोड़ा सा गौर से। में 30 डेज फ्रॉम 1 सिविल कोर्ट के अंदर अखबार में छपता है कि नहीं, पे नहीं छपता। सिविल कोर्ट के अंदर पहले समझ जाते हैं, ऑल्टरनेट मोड ऑफ सर्विस 8 महीने के बाद इजाजत लेके होता है। यहाँ पे उसको टाइट करने के लिए उन्होंने कह दिया सारी चीजें एक ही बारी के अंदर होंगी, और ये सारे का सारा उन्होंने एक में कर दिया हुआ है। सिविल कोर्ट के वकील जो माठे होते हैं, बैंकिंग में आके अपने क्लाइंट को डुबो देते हैं कि जी उन्हें तो ग्रहण तो नहीं, अखबार इश्तेहार नहीं हुआ है, ये करके अखबार इश्तेहार साथ ही हो जाता है। जिस दिन अखबार इश्तेहार हो गया उधर से 30 दिन शुरू। सो यू अ लॉट ऑफ पीपल डिस्ट्रॉय अ लॉट ऑफ क्लाइंट। 10(2) का दूसरा पैराग्राफ कहता है कि जिधर अखबार हुआ है उधर 30 दिन से ज्यादा मिल सकते हैं अगर लेना चाहें, नहीं मिलते। सिर्फ अखबार से हो, अगर सिर्फ अखबार तामील वगैरह में एक्सटेंड थे, आप अपनी गर्दन क्यों आगे कर रहे हैं कि अखबार में आया है मुझे नहीं पता चला, और जजेस आपकी बहुत लकीरें निकलवाते हैं, नहीं करके देते। सो आइडिया इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे 30 दिन में करना ही करना है। और आई मीन लॉट ऑफ
ऐसी ऐसी बोंगियां वकीलों ने मारी हुई कि सिविल कोर्ट की चीजें जाके कहते हैं जी प्लेंट की कॉपी तो दे दें। बात यह कि अखबार इश्तेहार के बाद आपके खिलाफ चलना शुरू हो गया टाइम। यू हैव टू फाइल इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट सर्विस। आप कहते हैं समन नहीं मिले तो फर्स्ट सर्विस आपकी न्यूज़पेपर के थ्रू हो गई हुई है। न्यूज़पेपर 4 दिन पहले छप गया हुआ है, तामील आपकी होती है जाके नोटिस के जरिए 5 दिनों के बाद। तो आप 30 दिन उस दिनों से नहीं गिनना शुरू करेंगे, आप 30 दिन गिनना शुरू करेंगे फ्रॉम डेट ऑफ फर्स्ट सर्विस। अगर आप इसमें गौर से पढ़ें वो पाई कानून में लिखा हुआ है, गला कट जाता है ये। आप जाके वहां पे अखबार कौन सा अखबार मतलब? हाँ, दो अखबारों में छपने का ऑर्डर करती है। और डिफेंडेंट शैल फाइल द एप्लीकेशन विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ 10(2) पढ़ो फर्स्ट सर्विस by any one of the modes laid down in 9(5). So you can't be stupid and say कि अखबार के अंदर 4 दिन पहले हो गया हुआ है कि मेरे 30 दिन तो ਜਦੋਂ मैनू पता चला है जाती तौर पे तो उस तारीख से, तो वो तो मुकम्मल तौर पे उड़ जाओगे। पता भी चल गया और नहीं जमा करवाया। अखबार घर आता है या आपने कहीं से क्या मतलब? अगर आप नहीं खरीदते, आपने करोड़ों का लोन लिया हुआ है, द नेशनल न्यूज़पेपर ये कहते हैं 2 न्यूज़पेपर्स में जिम्मेदारी थोड़ी है कि वो पूरे शहर में अखबार ढूंढता फिरे कि कहीं मेरा कानून considers it notice to the public at large that it was published in a newspaper। इसीलिए सिविल कोर्ट्स में अलाउ नहीं करते नॉर्मली, बट यहाँ पे इसमें है। इसमें इन्होंने कहा कि ये शशके नहीं होंगे, पैसे लिए हुए देते क्यों नहीं हो। यू कैन टर्न अराउंड एंड से दिस इज अ वेरी एंटी डिफेंडेंट लॉ, बट इट वॉज सपोज टू बी वन। नहीं, ऑर्डर 37 अगर आप पढ़ें CPC का तो उसके अंदर ये मैकेनिज्म ऑलरेडी मौजूद है फॉर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के। बैंक के मामला पहले वो ही हैं, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है। सो बात ये है बैंकिंग के अंदर इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दिस, और ये स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन के स्पेशल मैकेनिज्म्स होते हैं। दैट इज वाई यू नीड टू रीड। रेंट का कानून पढ़ो इसी जमान। आज आप जब उठ के जाओगे रेंट का कानून इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और फिर उसका ड्राफ्ट एक चेक करो क्या होना चाहिए। और आज के बाद आप रिट भी ड्राफ्ट कर सकेंगे, आप प्लेंट भी कर सकेंगे, और उनको जो लॉ ऑफ लीडिंग्स की किताब पढ़ेंगे तो आप उसको पढ़ भी सकेंगे कि रेलेवेंट सेक्शन के अंदर ये क्यों ये इंग्रेडिएंट्स फेंक रहे हैं, क्यों ये चीजें लिख रहे हैं फलां फलां कि ये इस तरह होना चाहिए। किसका सामने लिखा हुआ नहीं यार, इसके अंदर अगर आप पढ़ लीजिए रूल्स के अंदर अलहदा लिखा हुआ है। शैल बी सर्व्ड 9(5) में ऑन द डिफेंडेंट बेलेफ भी होगा, प्रोसेस सर्वर भी होगा, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू भी होगा, कोरियर भी होगा, और एक अंग्रेजी अखबार और उर्दू अखबार में भी छपेगा। और सर्विस ड्यूली इफेक्टेड इन एनी विल बी डीम्ड एज वैलिड सर्विस फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। अखबार में छप जाना ही काफी है, बट उसमें एक थोड़ी सी छूट दी हुई है कि आप बाद में जाके कह सकते हैं कि मैं नहीं अखबार वेखदा जो आप कह रहे हैं। बट वंस अगेन आपके खिलाफ ऑर्डर और डिग्री पास हो गई होती, बहुत मुश्किल होता है रिवर्स करवाना। सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दिस। बाकी चीजें इसलिए दी हैं, कोरियर, रजिस्टर्ड एडी, बेलेफ, सारे का सारा, और पैसे तलबाना जमा कराओगे तो होएगा ना जी, अदरवाइज तो नहीं वो जाने लगा। वो बैंक अपनी जेब के ऊपर तो नहीं करवाता ये सारा। और उसके साथ कॉपी जाएगी और ये सारी चीजें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे शाल लिखा हुआ है 10 के अंदर, इसमें आपकी PLA जो होगी उसमें रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं कि इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ रिटन स्टेटमेंट। सेक्शन 9 भी आपको बता रहा है कि आपने अपनी रिटन स्टेटमेंट में क्या चीजें लिखनी है। सेक्शन 9(1) देखें और मुझे बताएं रिटन स्टेटमेंट में क्या डिफेंसेस सेटअप करेंगे। आपके साथ एक्सरसाइज ये की थी, आपको पहले बताया था कि रिकवरी ऑफ मनी का जो सिविल कोड का था कि हर चीज की, इसको देखें गौर से, क्या हर चीज की चेन है, उसकी हर चीज को अटैक करें। सो आपका रिटन स्टेटमेंट में आपके क्या डिफेंसेस होंगे बताएं। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, हम कस्टमर नहीं है, अब कोई फाइनेंस ही नहीं है, ये फाइनेंस की डेफिनेशन में नहीं आता, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन, मैं कस्टमर की डेफिनेशन में नहीं आता। मैं उसको कहते हैं मेरी कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी, मेरी ऑब्लिगेशन खत्म हो गई हुई है, अग्रीमेंट एक्सपायर हो गया हुआ है, और ये जो सारी की सारी चीजें अगर विदाउट प्रेजुडिस टू बाकी चीजें वगैरह,
वो तो अलग है ना, वो तो उसके लिए बंदे को मारना पड़ेगा यार। मर गया है तो फिर मर गया है तो तुम्हारे पास फिर कौन आया था? उसके रिश्तेदार ही आए होंगे। वो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अगर कस्टमर की डेथ हो भी गई है तो दैट इज नॉट अ डिफेंस, इट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज उसकी जो इनहेरिटेंस है एंड उसके जो लीगल एयर्स हैं उनको इम्प्लीट किया जाएगा। माना कि लीगल एयर्स की जाती रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, उनकी प्रॉपर्टी से नहीं होगी, लेकिन उनकी इनहेरिटेंस से ये रिकवरी होगी। उसके एसेट्स जो रखे हुए हैं वो बेचे जाएंगे, उसके जो थी चीजें वगैरह वो फिर भी उसके गारंटर से फिर भी लिया जाएगा। लीव टू डिफेंड तो मिल जाएगा नहीं, क्यों मिलेगा? उसके लीगल अर्ज हैं तो उनको किस लिए क्यों मिलेगा? जो चीज वही क्राइटेरिया जो उस पर लगना था वही क्राइटेरिया इस पे लगेगा। ये बताएं, सब सारा कुछ छोड़ के सेक्शन 9 में जादुई अल्फाज हैं, वो लीव मिलती कदों है? क्या दिखाओगे तो होगा वो? उसका सबसे इंपॉर्टेंट पहले कोई आपको शायद पता हो, बाकी कोई और मुझे पता है जिसने पहले कभी कोई जवाब नहीं दिया हो, वो मुझे पता है। सेक्शन 9 के अंदर, सेक्शन 10 के अंदर कहां लिखा हुआ है कि ग्रांट जज क्या देखेगा? हर मुकदमे को जज के पर्सपेक्टिव से लिखना है, हर प्लीडिंग को जज के पर्सपेक्टिव से करना है कि यह चीज मैं पाऊंगा तो मैंने मिलेगी। आपसे नहीं पूछा भाई, मना किया आपको भी। कोई बता दे जिसने पहले जवाब नहीं दिया कभी। आपने? हाँ वैसे 10(3) कहता है कि सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या 10(3) कहता है कि एप्लीकेशन फॉर की तरफ जाइए। 6 क्या? एप्लीकेशन फॉर लीव टू डिफेंड। नहीं यार, गौर से पढ़ा करो प्लीज। बात यह है कि 10 पूरा पढ़ लो एंड तक, पहले वायरफाई ना किया करो। 6 नहीं होगा, 10 तक मुझे इस तरह ही ले जाओगे। 6 के बाद 7 के बाद अब 7 हो सकता है, फिर 8 हो सकता है, फिर 9 तो होएगा ही होएगा पक्का पक्का। मुझे रिलीफ कैसे मिलेगी? हाँ और नहीं यार 9 पढ़ो यार, क्या पोंगे हमारे 8 का क्या ताल्लुक है? उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारे जवाब का जवाब देगा। मैं कह रहा हूं ऑलवेज लुक एट योर प्लीडिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ जज। 9 क्या कहता है? और यार 9 सेक्शन 9 नहीं कह रहा यार, 10(9) कह रहा हूं। इन ग्रांटिंग और नहीं यार, कौन सा जुमला जादू का लिखना जरूरी है? देखेगा किन चीजों को नहीं रेलेवेंट, क्या लिखोगे? सबसे इंपॉर्टेंट 10(9) में ये है, इफ ऑफ द व्यू दैट सब्सटैंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ एंड फैक्ट हैव बीन रेज्ड, वो तो आप कह रहे थे, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एविडेंस नीड्स टू बी रिकॉर्डेड, ये दिखाना है। ये अल्फा और यार 10(9) के अंदर लिखा हुआ यार। आप वो नंबरिंग चेंज हो गई, मैं लेटेस्ट जो आपको नेट के ऊपर से पढ़ रहा हूँ सामने से, वर्डिंग आई थिंक तकरीबन आइडेंटिकल है। चलो 10(8) के ऊपर आ जाओ। एक सेकंड, प्लेंटिफ शैल बी टू फाइलिंग, यार 7 नहीं है यार, ये जो 8 है। बैंकिंग कोर्ट शैल ग्रांट टू द डिफेंडेंट इफ ऑन द कंसिडरेशन, प्लेंट देखेगा, ये देखेगा, बट जादुई अल्फाज जो कि आपने अपनी प्लेंट में, बल्कि मैं अलहदा पैराग्राफ लिखता हूं कि द फॉलोइंग आर द क्वेश्चंस ऑफ लॉ एंड फैक्ट ऑन द बेसिस, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, छोटे छोटे नहीं, substantial question of law and fact which require taking of evidence and therefore leave should be granted। मैं कह रहा हूं ये जो जादुई अल्फाज हैं ये इसके अंदर लिखे हुए हैं, यूज दीज वर्ड्स और उसके मुताबिक लिस्ट कर दें, ABCDE, ABCDE क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट ये हैं, क्वेश्चंस ऑफ लॉ ये हैं। समझ आई? सो बता ये रहा हूं कि ये सारी चीजें इस आंख के साथ पढ़ें कि मैं ये बता रहा है कि क्या लिखना है और उसको क्या चाहिए, अल्फाज वो इस्तेमाल करें। सो यू कैन लिस्ट इट आउट फॉर हिम, सर इसमें ये भी नुक्ता है, इसमें ये भी नुक्ता है, इसमें ये भी नुक्ता है और इसके ऊपर इसके लिए एविडेंस की जरूरत है। आप में से जो कह रहे थे कि जी उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट सिर्फ लिखने रिटन स्टेटमेंट में नहीं, उससे उसने आगे जाके भी देखना है क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट क्या सब्सटैंशियल हैं और क्या डू दे रिक्वायर एविडेंस टू बी टेकन। सो
दिस ओवरराइड्स एवरीथिंग, क्योंकि जज ने जो चीज देखनी है वो आपने दिखानी है अपनी प्लेंट में। तो ये चीज, अब दो चीज बताएं, सेक्शन 9 में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप फुलफिल नहीं करते तो उसका क्या असर होता है, और सेक्शन 10 में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अगर आप फुलफिल नहीं करते तो उसका क्या असर होता है। अगर 10 के अंदर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते तो आपका वो लीव रिजेक्ट हो जाएगा। और सेक्शन 9 में अच्छा, ये कहां से आपने छलांग मार ली? वो आप अलग बात कर सकते हैं, बट फिर से गौर से देखिए, सेक्शन 9 के अंदर भी शल लिखा हुआ, उसमें शल ये होगा, उसमें शल वो होगा, ये सारे का सारा। 10 के अंदर अगर आप गौर से देखें, 10 में अगर आप नहीं करते तो मतलब ऐसे होगा कि जो हमारे पे इल्जाम लगाया वो हमने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, यानी 10 का मतलब ये है, दिस इज कॉल्ड, कानून के अंदर एक्ट्स में जहां पे लफ्ज शैल यूज आता है, इट इज नहीं का एक्ट में जब शैल यूज होता है, इट डजंट नेसेसरली फॉलो कि इट इज मैंडेटरी, जरूरी नहीं है मैंडेटरी है। अगर उसकी सजा दी, वहां पे लिखा, उस जजमेंट्स में लिखा गया इट इज कंसिडर्ड डायरेक्टरी के होना चाहिए, हाउएवर नहीं होता तो उसकी सजा नहीं दी हुई। हाउएवर मैंडेटरी चीज वो होती है जिसकी सजा भी दी हुई है, जो कि 10 के अंदर दी हुई है। सो मैं कह रहा हूं कि दिस इज वेरी प्रो बैंक कानून। हाँ, लीव ग्रांट हो जाएगी, मामला डिले हो जाएगा, लेकिन दावा नहीं खारिज होता जो आप कहने लगे। एक दो जजमेंट्स मौजूद हैं जिसके अंदर प्लेंट्स रिजेक्ट किए हैं, उन्होंने इस तरह पढ़ा है कि जी सेक्शन 9 के अंदर 7 स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लगा होना लाजमी था, या सेक्शन के अंदर 9 की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, अगर बेसिक रिक्वायरमेंट्स ना हो तो प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी कि बिकॉज इट इज नो प्लेंट एट ऑल। बट ज्यादातर वजन जजमेंट्स का जब आप बैंकिंग की पढ़नी शुरू करेंगे तो उन्होंने कहा सजा कोई मौजूद नहीं है, तो बैंक जो मर्जी करता फिरे, वो ठीक हो सकता है। एंड दीज थिंग्स आर कॉल्ड इनक्योरेबल डिफेक्ट्स अगर सेक्शन 10 के अंदर हो। सेक्शन 9 के अंदर आप एप्लीकेशन दे के कह सकते हैं कि मैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जमा करवा रहा हूं। सो अंडरस्टैंड दिस, जितनी तय में जाओगे उतनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी और तुम्हें पता चलता जाएगा, यू स्टार्ट प्लेइंग गेम्स विद इन गेम्स। और इंपॉर्टेंट चीज ये है, 10 के अंदर अगर आप गौर से पढ़ें, लीव टू डिफेंड में वो आपसे टेबल मांगता है, उससे मंगवाता है कि भाई तू पैसे कितने तूने दे दिए हुए हैं, कितने देते हैं। जब वो कहता है मेरे इतने रहते हैं और तू कितना करता, तो इंटरिम डिक्री का स्टेज आ जाता है कि तू जितने माने वो तो देना भी फौरन। फिर 10 में रेप्लिकेशन का भी है कि अगर डिफेंडेंट कहता है, रिजेक्ट हो जाती है और डिफेंडेंट कहता है कि भाई मैं अनेबल था कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने में, तो उसके बाद बैंकिंग कोड से रिप्लाई दे सकते हैं। नहीं, गलत कह रहे हैं। रेप्लिकेशन हर पीएलए का जवाब बैंक देगा। आफ्टर यू फाइल योर पीएलए आर्ग्यूमेंट्स पे नहीं जाता, आपने पीएलए में जो डिफेंस किया है उसका जवाब दर जवाब, आपकी पीएलए एक तरीके से आप उसको एप्लीकेशन ही ट्रीट करते हैं, उसका जवाब आता है। असल में तो आपका दावे का जवाब है, बल्कि आपने दावे पे एप्लीकेशन दिए कि मैनू इजाजत दी जाए। अगर आपको लीव ग्रांट हो जाती है तो वो आपकी रिटन स्टेटमेंट बन जाती है पीएलए, ठीक है। और अगर आपको लीव नहीं ग्रांट होती तो यू आर आउट ऑफ द पिक्चर। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स उसके ऊपर कंसिडर करेंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स असल तस्वर किए जाएंगे जो कि वहां पे गए। सर, ये रेप्लिकेशन वाली बात इसमें क्या है? रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि जब पीएलए जमा होगी तो उसकी रिप्लाई बैंक दोबारा जमा करवाएगा। आपने नई चीजें आके कही हैं, मेरा डिफेंस ये है, तो बैंक उसका जवाब देगा कि नहीं जी ये गलत कहता है, ये गलत कहता है, ये इस तरीके से। दैट इज व्हाट इज विच इज कॉल्ड, नीचे आप उसको रिजॉइंडर कहते हैं सिविल कोर्ट में, वो आप एज ऑफ राइट नहीं जमा करवाते सिविल कोर्ट के अंदर। रिजॉइंडर की आपको इजाजत लेनी पड़ती है। यहां पे कानून ने बैंक को दोबारा मौका दिया हुआ है, पीएलए का वो जवाब जमा करवाएगा, बिकॉज पीएलए को कानून एक फ्रेश एप्लीकेशन ट्रीट करता है इजाजत की, तो उसका जवाब आना लाजमी है, ठीक है। और कोई बात ये है कि देखो यार, मकसद इसका ये नहीं था कि मैं, अच्छा कोई मुझे ये बता दे कि 12 करोड़ का मुकदमा है और मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर रिकवरी का,
वो बंदा जाके अपना बेच डालता है जो आपने सिक्योरिटी दी हुई है थर्ड पार्टी को, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। सेक्शन क्या 22 है, कौन सा है, सेक्शन नंबर 20 के तहत 20 में ऑफेंसेस हैं, वो एक ऑफेंस कमिट कर देता है। तो मुझे ये बताओ वो फौजदारी का मुकदमा जो सेक्शन 20 का होगा वो कहां पे चलेगा? ये बोंगिया वकील बोल, अभी से मैंने कहा है बोलने से पहले दिमाग इस्तेमाल करता है, दिमाग इस्तेमाल करने से पहले मेहरबानी करके कानून पढ़ लिया करो। और गलत जहमत करके पढ़ लीजिए ना जी बीच में जो लिखा हुआ है, रीड द प्रोविजन प्लीज। क्रिमिनल केसेस इस कानून के तहत कहां चलेंगे? कौन सा वाला बैंकिंग कोड? हाई कोर्ट। सेक्शन 5 में जो बना हुआ है, अगर रिकवरी का दावा हाई कोर्ट में भी चल रहा है, हर क्रिमिनल केस इस कानून के तहत चलेगा बिफोर द बैंकिंग कोर्ट। सेक्शन 20 के तमाम ऑफेंसेबल ऑफेंसेस आर रिगार्डलेस, हैज नथिंग टू डू विद सिविल का कहां पे चल रहा है। इट हैज एवरीथिंग टू डू, बिकॉज उसकी डेफिनेशन दोबारा गौर से पढ़िए, 2 की जो लिखी हुई है बैंकिंग कोड की डेफिनेशन, in respect of a case in which the claim doesn't exceed 100 million। मैं सही कह रहा था यार, तुम सारे के सारे गलत कह रहे थे, पर ये प्रिंट आउट गलत है यार भाई। मैं तुम्हें यही बता रहा हूं ना कि अपडेटेड ये है, ये चीजें चेक करनी चाहिए। पाकिस्तान कोड के पेज के ऊपर अगर आप गौर से जाके करें तो कानून आपने अपने क्लाइंट को, और मेरी गलती की वजह से आपका क्लाइंट डूब गया था कि आप गलत कोर्ट में चले गए थे। 3 करोड़ वाला तो वो तो फिर पहले भी नीचे ही जाना था और अभी भी जाना था, मगर अगर 7 करोड़ का होता तो उसके लिए आपको बैंकिंग कोर्ट जाना चाहिए था और आपने हाई कोर्ट में जाके टाइम बार अपना केस कर लिया और आप लगे गए थे। लेटेस्ट लॉ पढ़ें, और लेटेस्ट लॉ के अंदर 10 मिलियन लिखा हुआ है बैंकिंग कोर्ट, जहां पे 100 मिलियन लिखा हुआ है, यानी 10 करोड़ लिखा हुआ है, राइट। दूसरा ये है, उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 5 के तहत जो बैंकिंग कोर्ट हाई कोर्ट के सामने जो बना हुआ है, वहां पे या तो आप जाएंगे 10 करोड़ से अगर ज्यादा हैं, या फिर आप जाएंगे तमाम क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए। इसके तहत जो ये इसको कहते हैं फॉर द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर दिस ऑर्डिनेंस, वो सिर्फ बैंकिंग कोर्ट में चलेंगे। सो इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर केस फिर हाई कोर्ट जाएगा, यानी क्रिमिनल वाले नहीं जान लगे, क्रिमिनल वाले फिर भी नीचे ही चलेंगे। इससे ये पता चलता है, ये ट्रिक क्वेश्चन था कि आप कहें कि जी वो उधर चल रहा था उधर ही चलेगा। आंखें कान सोच के पढ़ के अंदर की मतलब है, तय में जाके भी इतनी डेप्थ में पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज यू एंड अप बिफोर द रॉन्ग प्ले। इतना अपडेटेड रहना पड़ता है, अदरवाइज यू एंड अप इन द रॉन्ग कोर्ट एंड यू लूज, केस तबाह हो जाता है। सो ये चीजें मेहरबानी करके थोड़ा सा गौर से देखा करें। हाँ जी सर। स्पेशल बैंकिंग ऑफेंसेस अलग अदालत जी वो अलग है। ये अब चले गए सलाम साहब, इनको खास तौर पे बताना था, इनके दफ्तर में बेशुमार काम हो। इसके अलावा एक स्पेशल बैंकिंग ऑफेंसेस का एक अलहदा कोर्ट है, जिसके अंदर अलहदा बैंक से ताल्लुक रखने वाली कि फ्रॉड हो गया बैंक के अंदर, इट हैज नथिंग टू डू विद फाइनेंस, स्टाफ के साथ मिलके आपने कर लिया। अगर तो कोई स्पेशल ऑफेंस है जो कि, और फिर मैं कह रहा हूं गौर से पढ़ो, बी के अंदर क्या लिखा हुआ है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर दिस ऑर्डिनेंस। अगर कोई चीज सेक्शन 20 के ऑफेंसेस में आती है तो वो इस नीचे बैंकिंग कोर्ट के पास चलेगी। कई बंदों के फॉर एग्जांपल हुआ क्या, 489F कोई बता सकता है क्या चीज होती है? चेक। इसके अंदर अगर आप सेक्शन 20 की तरफ आ जाएं, 20 पढ़ें, 20 में कोई चेक वाला है ऑफेंस? जी 4 तो नहीं है, डी होगा भाई। कहां पे चेक का डिसऑनर कहीं लिखा हुआ है इसमें? 20 कह रहा हूं यार। हाँ, whoever issues check towards ये सारे का सारा तो सवाल फिर यहाँ पे ये आता है
कि बैंक को अगर आपने दिया हुआ है सिक्योरिटी एक चेक और वो डिसऑनर हो जाता है तो आपका उसका दावा किधर होगा? इस पे पहले कि आप उधर नॉर्मल कोर्ट के अंदर करेंगे कि आप बैंकिंग में करेंगे, इस पे जजमेंट फिर बाद में आई कि स्पेशल लॉ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि इसके ऑफेंसेस इसकी कोर्ट में होंगे। सो अगर 489F आपने फाइनेंस के अगेंस्ट आपने चेक दिया हुआ है, उसका डिसऑनर यहाँ पे होगा, और जो चेक्स की डिसऑनर के होंगे वो नॉर्मल लॉ के तहत होंगे। सो ये चीजें, ये जो सोफिस्टिकेटेड नुक्ते हैं, द मोर यू गो इनटू इट्स डेप्थ द मोर यू विल अंडरस्टैंड। यहां से ये जादुई अल्फाज भी मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं, आपको समझ आ गई कि ये चीजें करनी है। अब इलेक्शन का टाइम हुआ चाहता है, मैं चले आपको ना, मैं आपको ये समझाता हूं कि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान यही होगा। आ जाए कौन सा आर्टिकल है रेट का? तो 199 खोल लेते हैं, एलो हाई कोर्ट्स। ये पढ़ें, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका क्या मतलब है? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक्सेप्शन है तो वो इसके ऊपर आएगी, रिट हर केस में नहीं होगी। अ हाई कोर्ट, इसने आपको बता दिया कि प्लेंट की सबसे टॉप के ऊपर क्या लिखोगे? प्लेंट नहीं, पिटीशन होगी रिट। हाँ सॉरी, इन द लाहौर हाई कोर्ट कॉमा लाहौर कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन। ये आज वाली टेक्निक हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आपको पता चल रहा है क्या क्या लिखना है। ठीक है, इफ इट इज सेटिस्फाइड हाई कोर्ट नो अदर एडिक्वेट रेमेडी इज प्रोवाइडेड बाय लॉ। इसने आपको ये बता दिया कि ये भी फिर आपने लिखना है एक पैराग्राफ में कि देयर इज नो अदर एडिक्वेट रेमेडी अवेलेबल इन लॉ, राइट। और अगर है तो आपने ये दिखाना है कि वो एडिक्वेट नहीं है। एक और पता चल गया जो चीज आपने पैराग्राफ में लिखना है। ऑन एंड एक इसके अंदर थोड़ा सा इशू है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये यहां पे लिखा हुआ ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ एन अग्रीव्ड पार्टी। हम पिटिशन कहते हैं, वो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में लिखा हुआ है, इसलिए कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहती है एप्लीकेशन होगी। सलाम साहब, आपके एब्सेंस के अंदर हम ये बात कर रहे थे कि हमने आपको ये जो बताया है उसके तहत आप तो अब चैंपियन बन गए हैं। आप एक तो ये वीडियो देखेंगे, एक दो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें इसमें जिक्र हो रही थी कि, और दूसरा ये लिखा हुआ कि रिट भी कैसे करते हैं वो भी आपने आज सीख लिया है, मुबारक हो। ये आप प्रोविजन अगर आप चेक करें तो इट इज टेलिंग यू, आर्टिकल 199 इज टेलिंग यू कि आपके रिट के कंटेंट्स क्या होंगे सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यू विल बेसिकली चेक कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी चीज है जिसमें इस रिट को बार किया हुआ है। आर्टिकल 212 में इलेक्शन के मामलात में और सर्विस के मामलात के अंदर बार हुआ है। सो यू कांट फाइल दीज देयर। आगे लिखा हुआ है अ हाई कोर्ट में, यानी इससे हो गया कि ये पिटीशन जो होती है हाई कोर्ट में होती है, द लाहौर हाई कोर्ट। इट इज सेटिस्फाइड दैट नो अदर एडिक्वेट रेमेडी इज प्रोवाइडेड बाय लॉ। तो एक पैराग्राफ में आपने लिखना है कि कोई एडिक्वेट रेमेडी नहीं है, और अगर है तो वो रेमेडी अवेलेबल है तो एडिक्वेट नहीं है कोर्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। ऑन द एप्लीकेशन आप यहाँ पे पिटिशन करते हैं ऑफ एन अग्रीव्ड पार्टी। सो एक पैराग्राफ आ गया कि दैट द पिटिशनर की का नाम ऊपर डिटेल, दैट द पिटिशनर इज एन अग्रीव्ड पार्टी, हाउ और व्हाई, ये लिखना है, राइट। यू नीड टू बी अग्रीव्ड, और यानी कि आपको असरअंदाज होना चाहिए, एंड यू नीड टू बी अ पार्टी कि आप पहले पार्टी थे उस मामले में या उस प्रोसीडिंग वगैरह, या आप पे असरअंदाज। एक पैराग्राफ ये आ गया, विद इन द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दिस कोर्ट। ये भी आपने एक पैराग्राफ लिखना है कि इस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ये आ रहा है बंदा जिसके खिलाफ आप जा रहे हैं। फंक्शंस इन कनेक्शन डायरेक्टिंग, ये मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग अ पर्सन, यानी दूसरा जो डिफेंडेंट होगा उसके लिए लिखना है कि ही इज विद इन द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दिस कोर्ट, यानी ये पैराग्राफ लिखेंगे यहां पे कि जी वो आपकी ज्यूरिसडिक्शन में कर रहा है क्या, फंक्शंस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन। तो आप लिखेंगे कि फलां कानून के तहत बना है, ये अफेयर्स ऑफ द फेडरल लॉ के तहत बना है, ये काम करता है, इसलिए इसके खिलाफ रिट हो सकती है। आप नहीं लिखेंगे ना, आप बताएं हबीब बैंक के खिलाफ रिट हो सकती है, एचसन कॉलेज के खिलाफ हो सकती है रिट, लम्स के अगेंस्ट हो सकती है,
लम्स के अगेंस्ट नहीं हो सकती, एचसन के अगेंस्ट हो सकती है। लम्स के अगेंस्ट क्यों नहीं हो सकती है? लम्स इज इंटायरली प्राइवेट एंड दे नॉट गेटिंग एनी मनी फ्रॉम इधर से। तो सिर्फ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, वो ठीक है ना, तो वो उसके अंदर अगर आप एचएसएन कॉलेज की जजमेंट अगर आप पढ़े हैं सुप्रीम कोर्ट की, उसके अंदर उन्होंने फंक्शंस टेस्ट भी दिया हुआ है। 2-3 आप चीजें देखते हैं कि वो फंक्शन क्या कर रही है। बट अभी मैं आपको रिटेन पढ़ाने के लिए इसके ऊपर अलग लेक्चर है। बट ऑल आई एम सेइंग टू यू इज कि गवर्नमेंट का अगर कोई एलिमेंट आ जाता है तो फिर आप ये कह सकते हैं कि उसके खिलाफ रिट हो सकती है। एचएन कॉलेज 2007 में अनुषा शाहगान वर्सेस लम्स एक हाँ हाँ, I know, but it was not entertained because on the basis कि लम्स के अगेंस्ट रिट नहीं लाई करती। फॉर एग्जाम्पल द लीडिंग जजमेंट इस नुक्ते के ऊपर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आगे पढ़ेंगे, इज अ केस दैट आई लॉस्ट। बट उसके साथ मैंने आपके दफ्तर के अंदर से एक एसोसिएट के वालिद का केस था, उसके अंदर किया था। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन का केस साकिब निसार साहब से ने मेरे से आर्ग्यू करवाया था, और उसके अंदर ये भी मैंने होल्ड करवाया था कि चंद केसेस के अंदर माना कि मेरे खिलाफ डिसाइड हुआ था, चंद केसेस के अंदर प्राइवेट लोगों के खिलाफ भी रिट पिटिशन हो सकती है फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर 199(3). आई हैड द कॉन्स्टिट्यूशन का स्कोप एक्सपेंडेड। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के बारे में साकिब साहब ने चीफ जस्टिस जब थे, उन्होंने ये कह डाला कि ये एंटिटी बावजूद इसका कि पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन है कि ये एंटिटी प्राइवेट है, इसके खिलाफ रिट नहीं हो सकती। मगर उन्होंने साथ ये दरवाजा खोल दिया कि 199(3) के तहत अगर आप आगे सी के तहत यहाँ पे अगर आप और से पढ़े ना, लिखा हुआ है मेक एन ऑर्डर, ये सी अगर आप पढ़ें कॉन्स्टिट्यूशन का ये वाला, मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग टू एनी पर्सन और अथॉरिटी इंक्लूडिंग एनी गवर्नमेंट। एनी पर्सन, ऊपर आपने लिखा हुआ है एनी पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शंस इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन। यहां पे ये कह रहे हैं एनी पर्सन बशमूल वो लोग जो कि गवर्नमेंट से ताल्लुक रखते हैं, यानी एनी पर्सन फंडामेंटल राइट्स के लिए एनफोर्समेंट के लिए आप प्राइवेट बंदे के खिलाफ भी रेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट इन्फोर्स करने वास्ते तुसी ऐ ते नहीं मैं प्राइवेट बंदा है मैं बंदे नू कत्ल कर सकता हूं, या मैं उठा के मैंने अंदर बीच में बंद किया हुआ है तो मेरे तो तुसी नहीं पूछ सकते। सो स्टफ लाइक दैट, इसलिए स्कोप है वो जजमेंट पढ़िएगा, पढ़ने के काबिल है। वन ऑफ माई मेजर अचीवमेंट्स, जबरदस्ती वालिद साहब का केस था, उन्होंने और आई थिंक मैं शायद आई डोंट नो 2-4-5 साल पुरानी है, उसके अंदर मैं अपने मैं भी कर लेता हूँ आपको दूसरा MAQ साइटेशन इसके अंदर मैंने लिखी हुई है अपने, इसके अंदर इधर से मिल जाएगी जो कल हमने आपके साथ एक्सरसाइज की है। वो अभी ये पहला हो जाए, पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन का केस है, यू कैन चेक इट आउट, इट्स एन इम्पॉर्टेंट इशू। तो वंस अगेन देखो गुफ्तगू ये थी, यहाँ पे थोड़ा सा कट शॉट वगैरह करते हैं हम मामला। आपको मैं ये बताना चाह रहा था, आ गया ओलंपिक किधर रहेगा, नहीं अभी हो रहा है डाउनलोड, ओलंपिक हाँ ये आ गया, हाँ ये केस पाकिस्तान ओलंपिक्स, पाकिस्तान 2019 SCMR 22 नहीं उसको सेट असाइड किया था इसमें। एक सेकेंड, 2 केसेस है मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 आ गया ना। ओलंपिक्स वाला कितने केस है यार, ये अगेंस्ट पर्सन, ये इस्लामाबाद का ओलंपिक्स एसोसिएशन नदीम सिंधु के ऊपर उन्होंने रिलाई किया था, ये इस्लामाबाद का केस है, लेकिन जिस पे उन्होंने रिलाई किया था वो ये 2019 SCMR 221। मैं फिर कह रहा हूँ ना, यू डू अ केस, इट इज देयर फॉर एवर। यू कॉन्स्टिट्यूशन तक को आप एक्सपैंड कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल करके आगे एक और केस आया, एक और जगह के ऊपर आप गए, तो योर नेम रिमेन्स फॉर एवर। गुड थिंग अबाउट दिस। ये और अब नीचे बंदयाल साहब ने जजमेंट दी थी PLD 2013 लाहौर 405, उन्होंने कहा था पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के अगेंस्ट हो सकती है, उसको रिजेक्ट किया था साकिब निसार साहब ने 2019 SCMR 221 के अंदर। मैं तो अभी भी कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की माजरत के साथ वो जजमेंट गलत है करके, बिकॉज आप ये कैसे कह सकते हैं, वो नेशनल फ्लैग का उसने कैरियर है,
पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन जो है मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही है, हाउ आर दे नॉट परफॉर्मिंग फंक्शंस इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन। और उसके अंदर मामला ये था, वो साहब जो कि पिछले 22 साल से वहां पे सदर थे, उनके अगेंस्ट रेट वगैरह की हुई थी कि, और बंदयाल साहब ने जजमेंट में ये कहा था कि लाहौर वाली में कि जी नेशनल फ्लैग कैरी करता, तो ऑफ कोर्स इसके इंटरेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं। वो जो जनरल साहब थे 24 साल से वहां पे सदर थे ओलंपिक्स एसोसिएशन के, और पाकिस्तान ने पिछले 24 साल से एक भी मेडल नहीं लिया। उस टाइम पीरियड में फिर से इलेक्शन के अंदर खड़े हुए थे। तो साकिब साहब ने वजह क्या दी थी? उन्होंने कहा कि नहीं जी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि ये देयर प्राइवेट पार्टी, आपको मिला? They have nothing to do, हाँ? Did you find it anywhere written that they are not there? नहीं, उसका था वगैरह, इट वाज एन आर्ग्यूबल थिंग बिकॉज ओलंपिक्स एसोसिएशन गवर्नमेंट से ताल्लुक वाली ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं अलाउ करती। बट हमारा मौक़िफ़ ये था कि इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, यू आर बेटर। और फिर मैंने उनको ये कहा कि जी अगर वो नहीं कर सकते तो आप कम से कम प्राइवेट पार्टी के खिलाफ भी रेड कर सकते हैं सी के अंदर, तो प्लीज ग्रांट इट। उन्होंने कहा कि नहीं, इसके अंदर नहीं, यहाँ पे बीच में ग्रांट करनी बनती। वो जजमेंट पढ़िएगा, वो पढ़ने के काबिल है। एजाज साहब की है या साकिब साहब की, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक साकिब साहब की है जजमेंट। सर ये एथलीटों के ऊपर ये जो पंजाब बार एसोसिएशन थे ये लगा देती है, यानी कि बैन लगा देती है एथलीट्स पे, एथलीट्स पे। पंजाब बार काउंसिल नहीं उस पे लगा, पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन। अच्छा, तो ये जब वो बैन लगाती है तो वो किस कानून के तहत लगा देती है? फिर वो बच्चों का फ्यूचर खराब कर देते हैं जिस तरह। चर्च नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए ना, ये एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, फ्यूचर उनका बचा रहे होते हैं कि बाद में गुर्दे उनके फेल करके वो बीच में 22 साल के बच्चे कभी आपने फौत होते हुए देखे हैं यहाँ पे? 16 के बॉडी बिल्डिंग वाले जितने बच्चे होते हैं, बड़े बड़े दोस्तों के हमारे बच्चे हैं जो कि जी आप एक दिन होते हैं अगले दिन नहीं होते, और बच्चों के हार्ट फेलियर हो रहे हैं। और ये जो सारे के सारे आप जो स्टीरॉइड्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपका अब नाम लेना चाहिए कि नहीं, एक बहुत मशहूर पॉलिटिशियन का बेटा फौत हुआ था, उसका भी ये था। आई थिंक वकील साहिबान भी एक दो हैं जिनके बच्चे इस तरीके से हुए हैं। और रही बात बैन की, रूल्स हैं, वो रूल्स हैं, उसके तहत उन्होंने बैन किया, वो ओलंपिक से आपको बैन कर रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ जगह के, यूएस का जो फॉर एग्जांपल बेसबॉल है ना, उसमें बहुत ज्यादा डोपिंग थी, उनके बेशुमार बैरी बॉन्ड्स ये वो। उसके बाद फिर उन्होंने रूल्स बना के रोका, उन्होंने करना शुरू किया जो बेबरूथ का पुराना छिक्के मारने का, ये वो होम रन मारने का जो रिकॉर्ड था, वो उसके लोगों ने जाके दुगने दुगने करने शुरू कर दिए, और वो देव के साइज के अंदर बंदे आने शुरू हो गए। तो वो है, दीज आर स्पोर्ट्स इशू। स्पोर्ट्स लॉ में आप देखोगे, आई थिंक होना चाहिए कोई रेगुलेटरी बॉडी तो है। मैं अगर वकील बीच में 2 नंबरी करता है, मैं उसका लाइसेंस कैंसिल कर देता हूं, तो मैं उसके साथ जाती कर रहा हूं। बेईमानी के ऊपर बेन जॉनसन जो था, उसने स्प्रिंट की थी कार्ल लुइस के साथ, तो गोल्ड मेडल जीत लेता फारिग, और उसको लाइफ टाइम बैन कर दिया। और करना चाहिए ताकि और लोग इस तरफ ना जाएं। तो आपका जो है क्या नाम है, टूर डे फ्रांस के ऊपर यार साइकिलिंग का जो सबसे मशहूर जो बंदा हमेशा रहा है, जिसने तमाम, लांस आर्मस्ट्रॉन्ग जो है, वो भी डोपिंग के अंदर पकड़ा गया। तो होता है यहाँ पे भी, और क्रिकेट वगैरह में भी बॉडी बिल्डिंग, आई एम श्योर क्रिकेट का आई थिंक अभी भी रेगुलेट करते हैं, बट बेशुमार स्पोर्ट्स में आपको नजर आता है। अगर आपने सारों का स्टैंडर्ड बराबर रखना है, आजकल तो ये मसला पड़ा हुआ है कि वो ट्रांसजेंडर को आप औरतों के साथ कम्पीट करने देंगे कि नहीं। है बंदा मर्द, तो वो जाके ट्रांसजेंडर हो जाता तो जाके उन्हीं चीज़ों के साथ वुड यू अलाउ हिम टू कम्पीट। खैर एनीवेज यार, गप्पे लगाने के लिए बहुत हैं, बट अब इलेक्शन के अंदर मुझे जाके थोड़ी सी अपनी भी शक्ल दिखा लेने दो। जिनको हम सपोर्ट वगैरह कर रहे हैं, आप साथ चलना चाहें तो आए, इलेक्शन मेला देखने वाला होता है। तो अभी उधर चलते हैं। 2 बजे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फौजदारी अगर आपने करनी है तो उसके लिए ज़राए माश एक ये है कि आपका FIR नहीं रजिस्टर हो रही या आपका बंदा क्विट हो गया, तो क्या रेमेडी आपके पास होती है? और नहीं यार, प्राइवेट कंप्लेंट, प्राइवेट जिसको इस्तगासा कहते हैं, जिसके जरिए कल वो आपके वो साहब का क्या मरवत साहब फरमा रहे थे कि कोई कि मुझे कोई पुलिस वाला ये करा तो मैं तो इस्तगासे करूंगा, और मैं अगले 10 साल तक पुलिस वालों को नहीं छोड़ूंगा, और मैं ये करूंगा। वो इतनी पावरफुल चीज़ है।
उसको उसके ऊपर लेक्चर देने के लिए आइएगा ब्रेक के बाद। वी विल हैव एन आउटस्टैंडिंग लेक्चर, ठीक है। मियाँ अली हैदर साहब हैं, वो उसके साथ करके बताएंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, ये जो स्टैचू पड़ा है इसमें अगर कोई चीज़ फर्स्ट आ रही है, पहले आई है, तो क्या वो पैराग्राफ में पहले ही लिखी जाएगी?